वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, इंसान जो होते हैं ना, उनको अपने ऊपर कम यकीन होता है आज के डेट में, और बाहर वाली दुनिया के ऊपर ज्यादा यकीन होता है। इसका एक मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोग मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में आप लोगों ने कोई कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीदने के साथ ही आप लोग अपने फ्रेंड से या फिर किसी यार दोस्त रिश्तेदार से पूछेंगे, यार कपड़ा कैसा लग रहा है। आप लोगों को उस कपड़े को पहनना है, 24 आवर वो आप लोगों के बदन पर रहने वाला है, पर लेकिन पूछेंगे सामने वाले से कि भैया कपड़ा कैसा लग रहा है। अगर सामने वाले ने बोल दिया अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोगों को भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, आप लोग उस कपड़े को नहीं लेंगे। और अगर लेंगे भी तो एक वो नहीं कि मरे हुए मन से उसको पहनेंगे, यार हाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो तरीका है ना हमको लाइफ को जीने का, ये सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि आप लोग अपने साथ 24 घंटे रहते हैं। तो मैक्सिमम आप लोगों के पास में वो चीजें होनी चाहिए जो आप लोगों को अच्छी लगती है, ना कि किसी दूसरे लोग को अच्छी लगती है। पर लेकिन 99% जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो चीज अपने पास रखते हैं जो दूसरों को अच्छी लगे। हाँ भैया ये वाला फोन होना चाहिए क्योंकि ये सबको पसंद है, ये वाले कपड़े होने चाहिए सबको पसंद है, ये वाली घड़ी होनी चाहिए सबको अच्छी लगती है। यार ये तो देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर एक बार आप लोगों ने ये लाइफ का पैटर्न चेंज कर लिया ना कि मेरे पास में बस वो चीजें होंगी जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मेरे फायदे के लिए हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जो दिखावे पर जिंदगी जीते हैं ना लोग, वो कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आप लोगों ने ये दिखावा छोड़ दिया कि हाँ लोगों को दिखाना है कि ये चीजें कैसी लग रही हैं, उस दिन आप लोगों का मन जो है वो बिल्कुल शांत रहना स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों का फोकस, आप लोगों की एनर्जी आप लोगों के गोल पर लग जाएगी। और ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, वरना 99% टाइम आप लोग ये सोचते रहेंगे, यार ये चीजें ले लेता हूं, ये उसको ऐसी लगेगी, ये चीजें ले लेता हूं, यार ये तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। मतलब इस तरीके से आप लोगों के माइंड में खिचड़ी पकती रहेगी। तो इस खिचड़ी से बाहर निकलिए, अपने आप पर फोकस दीजिए, अपने गोल पर फोकस दीजिए। बस वो काम कीजिए जो आप लोगों को एक सही डायरेक्शन और आप लोगों के गोल तक पहुंचाने में आप लोगों को हेल्प करता है। फिर देखिए आप लोगों का मन जो है वो कितना शांत होता है। एक हल्की सी नजर डालते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर 2 करोड़ 38 लाख के करीब केस हो चुके हैं। इसी के साथ में यहां पर 8 लाख 16 हजार के करीब लोगों की जान जा चुकी है, और 1 लाख 63 हजार के करीब 1 करोड़ 63 लाख के करीब जो लोग यहां से रिकवर कर चुके हैं। हमारी कंट्री में जो कल केस है यहां पर 59,000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिले। अगर बात करें यूएसए में 40,000 और यहां पर ब्राजील में 21,000। तो यूएसए पहले नंबर पर, ब्राजील दूसरे पर, इंडिया तीसरे नंबर पर। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो केस आए राज्य के अंदर, ये महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। कल जो है 854 लोगों की जान गई, और टोटल मिलाकर 58,540 लोगों की जान कोविड-19 की वजह से जा चुकी है। तो ये एक डेटा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आर्टिकल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेक्चर को अगर आप लोगों को लगता है अच्छा लग रहा है तो इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है आप लोगों को लेक्चर का सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो आप लोगों को यहां पर तुरंत ये लेक्चर का लिंक डाल दिया जाता है, तो जाकर आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या आर्टिकल की बात यहां पर की जा रही है। सबसे पहला ये FATF के बारे में और पाकिस्तान की क्या कंडीशन बनी है उसके बारे में है, तो आर्टिकल को डिटेल में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो आर्टिकल है ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो काफी लंबे समय से यहां पर कुछ चीजें चलती हुई आ रही हैं, अब उसको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लीडर को छोड़ा जा रहा है अब क्या सिचुएशन यहां पर बन सकती है, तो उसके बारे में यहां पर नजर डालेंगे। ये आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल कंबाइन करके डिस्कस करूंगा। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कुछ हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे कैसी कंडीशन रहने वाली है, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है थोड़ी सी, तो दोनों को कंबाइन कर यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इजराइल और पैलेस्टीन के इशू के बारे में बात की जा रही है, तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। ये मूवीज के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। कार्टून देखेंगे और यहां पर ये डेटा पॉइंट देखेंगे। ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसा हेल्थ सेक्टर हमारा होना चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म लाने चाहिए। तो आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो हेल्थ स्ट्रक्चर का जो एक ढांचा था, उसकी जो कमजोरियां थी, खामियां थी, वो सबके सामने निकल कर आ गई। क्योंकि कोविड-19 ने सारी जो आप लोगों की जो हाइपोथेटिकल बातें थी कि हाँ हम लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम है, हर एक कंट्री को हेल्थ के मामले में आप लोग बोल सकते हैं कोविड-19 ने नंगा करके रख दिया कि हाँ ये है तुम्हारी औकात, इस तरीके का हेल्थ सिस्टम है तुम्हारा। तो ये सारी चीजें जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीजें अब यहां पर हर एक कंट्री सोच रही है कि हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म लेकर आना है। क्योंकि अगर अपनी ही कंट्री में आप लोगों से बात करूं तो डॉक्टर्स जो डॉक्टर से लेकर पेशेंट का जो रेशियो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, पर हमारी कंट्री में इससे कहीं ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेटा आप लोग कई बार बता चुका हूं। बताइए हमारी कंट्री में डॉक्टर से जो पेशेंट का रेशियो है वो कितना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर लिखने के लिए कहीं पर आता है तो आप लोग इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं जब हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर चलते हैं तो देखिए चीजें भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, कई जगह दवाइयां अवेलेबल नहीं है, कई जगह और भी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। एक तरीके से कोविड-19 के चलते सारे सिस्टम बंद पड़े हुए हैं। इसी के साथ में बहुत सारी जो दवाइयां हैं जो सस्ती हैं उनको महंगा बेचा जाता है, तो कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको एक तरीके से ढंग से रिवाइज करने की जरूरत है और जो लोगों तक ज्यादा चीजें पहुंचाई जा सके उसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है। आप लोगों से ये कार्टून है आप लोगों के सामने, बताइए ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से आप लोगों का परसेप्शन बताएगा यहां पर इस कार्टून के बारे में, तो आप लोग क्या समझते हैं इस कार्टून के बारे में, ये आप लोगों को बताना है। पर्सनैलिटी कौन है, तो इसके बारे में 30 से 40 शब्द लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं, जिसमें एक पिक्चर को देखकर आप लोग कुछ लिखना होता है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से कल ये कार्टून पूछा था, तो यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका सिंबल जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो जयललिता जी की पार्टी थी। तो इसमें यहां पर जो बात की जा रही है ईपीएस के बारे में, ये है यहां पर इड्डापड्डी के पलानीस्वामी जो चीफ मिनिस्टर हैं। ओपीएस के बारे में बात की जा रही है ओ पनीर सेल्वम, जो कि यहां पर एक इन्हीं के बंदे हैं पार्टी की। दोनों आज की डेट में अपने आप को सुप्रीम लीडर समझते हैं। तो एआईएडीएमके जो कि यहां पर आफ्टर जयललिता, ये जो दोनों के बीच में डिवीजन अभी देखने को मिल रहा है, उसके चलते यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आई है। अगर कभी आर्टिकल आएगा तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों को इसको पढ़ाऊंगा किस तरीके से कंडीशन बनी जयललिता जी के बाद में यहां पर तमिलनाडु के अंदर में। तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो अगर फ्यूचर में कोई आर्टिकल आता है तो इसको तमिलनाडु को हम लोग जरूर कवर करेंगे, जो कि केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है। ठीक है, अभी यहां पर आर्टिकल के ऊपर न डालते हैं, उससे पहले थोड़ा सा यहां पर एक डेटा पॉइंट देख लेते हैं। डेटा पॉइंट में जो दिखाया गया यहां पर ये बात की जा रही है क्रिकेट के बारे में, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हल्का सा आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया धोनी जी के द्वारा रिटायरमेंट लिया गया, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। कितने उनके द्वारा ओडीआई यानी कि वनडे मैच खेले, टी20 मैच में यहां पर वो जीते, और कितने यहां पर जो टेस्ट मैच में जीते, तो उसमें यहां पर एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो वर्ल्ड में ओडीआई में 30 नंबर पर है इनकी पोजीशन। अगर बात करें यहां पर जो टी20 में इनकी पोजीशन फर्स्ट नंबर पर है, कैप्टन होते हुए कितने मैच इनके द्वारा जीते गए। और अगर बात करें यहां पर टेस्ट मैच में, तो इनकी पोजीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 6ठे नंबर पर। तो ये एक डेटा दिखाने की कोशिश की जा रही है कौन कौन कहां कहां पर ये इस तरीके से ओडीआई यानी कि वनडे मैच में और टेस्ट मैच में कहां पर ये रहते हैं। अगर हम लोग यहां पर नेट स्ट्राइक रेट और इसी के साथ में नेट एवरेज के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी ये वाला जो इंटरेस्टिंग रहता है खासकर उनके लिए जो कि क्रिकेट प्रेमी है, तो उनके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल है आप लोगों के सामने, यहां पर बात करें पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान को पहले आप लोग मैप में देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे हमारा पड़ोसी देश है कहां पर। हमारा सब पड़ोसी देश आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान है, अपनी कंट्री कंपेयर में इसको कंपेयर आप लोग कर सकते हैं। अगर इस वाले मैप में देखेंगे तो ये है पाकिस्तान हमारी कंट्री में, गुजरात, राजस्थान, इसी के साथ में यहां पर पंजाब, और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये बॉर्डर है हमारी कंट्री के जो पाकिस्तान के साथ में टच करते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर था, पर लेकिन अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी यहां पर बन गई है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोग के नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों ये न्यूज में है यहां पर, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से। तो पहले आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समझिए, उसके बाद में आप लोग समझ पाएंगे कि मुद्दा क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर यह देखती है कि जो टेररिस्ट को कोई मनी तो नहीं दे रहा है, इसी के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि गलत तरीके से कमाई गई मनी को एक सिस्टम में लेकर आना, इनके व्हाइट मनी बनाना। जैसे नेता होते हैं ना, व्हाइट कपड़े पहनकर घूमते हैं और अंदर से करप्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है यहां पर, ये बेसिकली पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी कि गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए 1989 में इसको बनाया गया था G7 कंट्री के द्वारा। ये वही G7 कंट्री है जिसको पहले हम लोग G8 कंट्री के नाम से जानते थे, पर रसिया बाहर निकल गया तो ये G7 कंट्री रह गया। ओके, तो यहां पर फिर आगे चलकर इसमें एक और चीज ऐड कर दी गई, वो था ये था यहां पर टेररिज्म फाइनेंसिंग। यानी कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अटैक हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हथियार किसने दिए। ठीक है, पुलवामा में अटैक हुआ, ठीक है, इसी के साथ में और भी जहां पर भी अटैक हुए, या फिर यूएसए के अंदर जब बिल्डिंग के अंदर से हवाई जहाज को निकाला गया, वो बिल्डिंग तहस नहस की गई, तो उनको इतना पैसा किसने दिया, टेररिस्ट को। तो फाइनेंसिंग कहां से निकल कर आती है उसके बारे में बात की जाती है। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है, दोनों को रोकने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये, पहले ये ओनली यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ करती थी, पर लेकिन 2001 में जब यहां पर ये टेररिज्म का मुद्दा देखने को मिला यहां पर यूएसए के अंदर, तब यहां पर बोला गया कि टेररिज्म फाइनेंसिंग भी यहां पर होनी चाहिए। अगर कोई कंट्री यहां पर टेररिस्ट को फाइनेंस करती है या मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है, तो FATF के तहत यहां पर उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो उससे क्या होगा नुकसान उस कंट्री को, उस कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस कंट्री को कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बेचेगा। तो इस तरीके से उस कंट्री में जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे उसमें
वो लोन नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े मुद्दे ऐसे होंगे कि उस कंट्री की जो खस्ता हालत होती है आप लोगों को नजर आएगी और वो कंट्री अपने घुटनों पर आ जाएगी। तो ये बेसिक पर्पस था इसका। तो उसी के जो प्रोग्रेस है यहां पर, अगर FATF की अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो ये लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे कि ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया। तो इन लिस्ट में अगर कंट्री को डाल दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो कंट्री आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक तरीके से इकोनॉमिक हार्डशिप झेलने वाली है, यानी कि उसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश वर्ड बहुत यूज करते हो, थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज कर लिया करो। देखिए बेसिकली कंडीशन क्या रहती है कि आप लोग ना कई बार जैसे एग्जाम में पेपर पढ़ने बैठोगे ना, तो वहां पर हिंदी के टर्म आप लोग ऐसे मिलेंगे, आप लोग खुद को भी वो हिंदी के टर्म पर सुनने के बाद में एक बार को सोचना पड़ेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग दोनों चीजें समझ पाते हो, हिंदी और इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आप लोग बोल देते हैं, तो ये बेसिकली एक तरीके से आप लोग चीजों को काफी अच्छे से लेकर आगे चल पाओगे, क्योंकि आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोग को जगह जगह ये प्रॉब्लम वरना फेस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा काम कीजिए अपने ऊपर, ये जरूरी है कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करें और डे बाय डे इंप्रूवमेंट आप लोगों को लाइफ को एक सही डायरेक्शन देगा। तो थोड़ा सा कोशिश क्या कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आर्टिकल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि डेली कम से कम अगर आप लोग डिस्कशन सुन लेते हैं तो मिनिमम एक आर्टिकल तो आप लोग कम से कम जरूर पढ़िए कि हाँ ये आर्टिकल आज पढ़ लेते हैं। जैसे फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जब कॉम्प्रीहेंशन आएंगे आप लोग के जो आप लोग का सीसेट वाला पेपर होता है, तो वहां पर आप लोग को उसको एक तरीके से सोल्व करने में आसानी होगी। तो ये चीजें आप लोग यहां से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसके ऊपर फोकस देने की। तो यहां पर बेसिकली ये जो है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है FATF का, और 39 मेंबर है, इंग्लिश और फ्रेंच यहां पर यूज की जाती है। और यहां पर जिंगमिंग ल्यू, ये यहां पर आज के में चाइनीज पर्सन जो है यहां पर प्रेसिडेंट है, इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर गाज गिरने से बार बार बच जाती है। पाकिस्तान जो है यहां पर बोला गया कि उसको फुलफिल करना चाहिए FATF का जो ओब्लिगेशन है, जो टेररिस्ट उसके वहां पर है उनको रोकना चाहिए उसको, और उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। पर पाकिस्तान क्या करता है, FATF को बार बार यहां पर एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है। और इसका रीजन ये है, FATF गुमराह भी हो जाता है क्योंकि चाइना जो है इसकी लीडरशिप में बैठा हुआ है। ये फोटो किसका है बताइए आप लोग, इस महान इंसान को, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आगे। कौन है ये, हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं और भागे पाकिस्तान में। चलिए पूरा पाकिस्तानी भागा हुआ इंडिया से, वो एक अलग बात है। आइए बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में ये बोला गया कि पाकिस्तान के द्वारा अभी यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में क्या किया गया, पाकिस्तान के द्वारा कई सारे जो टेररिस्ट थे उनका नाम यहाँ पर डाला गया है, जिसमें एक दाऊद इब्राहिम, जिसकी फोटो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। ठीक है, तो मुंबई जो टेरर अटैक था, ब्लास्ट था, उसमें यहां पर बहुत बड़ा हाथ था इस इंसान का 1993 में। इसी के साथ में अगर बात की जाए, जैसे बात की जा रही है यहां पर LET के बारे में, तो जाकिर उर रहमान लखवी, इसी के साथ में 85 अदर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं यहां पर, उनको यहां पर जो UNSC की कमेटी का रिजोल्यूशन था उसके हिसाब से यहां पर देखिए ये बोलते हैं कि अगर UNSC है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर उसने किसी को टेररिस्ट का दर्जा दे दिया तो फिर ये बोलता है कि जिस कंट्री में वो लोग रहते हैं उनके ऊपर आप लोगों को प्रतिबंध लगाने हैं। उस कंट्री को, मान लीजिए इसने यहां पर दाऊद इब्राहिम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका मतलब है पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को ना तो रहने के लिए जगह देगा, ना ही उसके बैंक अकाउंट होंगे, तो वो सारे सील कर दिए जाएंगे, उसको कहीं से मनी सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए और उसके ऊपर केस चलना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो फिर FATF जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करेगा, यानी कि वर्ल्ड को एक शांति वाली जगह बनाने की कोशिश की जाती है। UNSC और इंटरपोल के द्वारा यहां पर जो 5 पाकिस्तानी जो पासपोर्ट और इसी के साथ में बोला जाता है कराची का एड्रेस दाऊद इब्राहिम के पास है, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है, मास्टरमाइंड है यहां पर 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे मुंबई के अंदर में उनका। तो इसके पास 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं और 3 कराची के एड्रेस है जहां पर ये रहता है पाकिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान ये बोलता है कि ये पाकिस्तान के अंदर में है ही नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है वो बोलती है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, जिसको SRO आप लोग बोलते हैं, उसके तहत यहां पर SRO डिड नॉट इंप्लाई एडमिशन दैट ही लिव्स देयर, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा ये बोला गया कि यहां पर अगर इसके हिसाब से आप लोग बोले, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहां रहता है और दाऊद इब्राहिम हमारे यहां पर नहीं रहता है, उनके द्वारा ऐसी बात बोली गई है। तो बार बार जो SRO है यहां पर इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर ये बार बार टर्म आएगी तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के बारे में हम लोग बात करें तो पाकिस्तान यहां पर एक तरीके से जो डोमेस्टिक टेररिस्ट है, देखिए एक तो बोल दिया यूएन के द्वारा जो बोला गया कि ISIL यानी कि इस्लामिक स्टेट वाला, अलकायदा वाला, ये टेररिस्ट लोग हैं, इनको आप लोगों को ब्लैकलिस्ट करना है। एक तो होगी UNSC टेररिस्ट लिस्ट,
जो कि बोलती है कि इनको ब्लैक लिस्ट करो, एक पाकिस्तान अपनी लिस्ट बनाएगा जिसमें पाकिस्तान अपने हिसाब से ब्लैक लिस्ट करेगा। तो कई बार ऐसा रहता है कि इनमें मिसमैच रहता है। पाकिस्तान की जो ब्लैक लिस्ट रहती है उसमें कई सारे लोगों के नाम नहीं रहते हैं, जबकि यूएनएससी बोलता है कि इनको आप लोग ब्लैक लिस्ट करो, इनके दुनिया बोलती है इनको ब्लैक लिस्ट करो, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। डोमेस्टिक लिस्टिंग के साथ में अगर आप लोग बात करते हैं तो एंटी टेररिज्म एक्ट और इसी के साथ में भाई यहां पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है यहां पर वो भी इंक्लूड नहीं करती है दाऊद इब्राहिम और लखवी को, जिनके द्वारा 26/11 अटैक यहां पर किया गया और इसी के साथ में ग्रांट भी मिली गई इनको 2014 में। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिस्ट तैयार की जाती है वो अलग है जो यूएनएससी की लिस्ट है, और ये यहां पर एक तरीके से सह देते हैं इन आतंकवादियों को ताकि इनको यूज किया जा सके जब भी जरूरत पड़े। आज की डेट में अगर बात करें हाफिज सईद और जो मसूद अजहर है, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है इनको यूएनएससी के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कैटेगरी में डाला गया 2019 में। डोमेस्टिक लिस्ट में इनको ऐड किया गया, पर लेकिन लखवी और जो दाऊद इब्राहिम है इनको बेसिकली कई बार ऐड नहीं किया जाता है और बोला जाता है कि ये बोला गया जब इंडिया यहां पर पाकिस्तान ने बोला कि इनको ऐड कर दिया गया है, तो यहां पर अभी इनको ऐड कर दिया गया, पाकिस्तान ने बोला कि हम लोग पहले से इनको ऐड कर रखा है, जबकि यूएनएससी ने इनको पहले से यहां पर डिक्लेयर कर रखा है कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। यानी कि कहने का मतलब यह पाकिस्तान यहां पर झुटलाता रहता है एक तरीके से, पर लेकिन इंडिया गवर्नमेंट काफी पैनी नजर रखे हुए इसके ऊपर कि जो हरकतें कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम यहां पर इनको इंक्लूड किया गया। पाकिस्तान बोल रहा है हमने पहले से इनको इस लिस्ट में इंक्लूड कर रखा है। तो ये जो हरकतें हैं पाकिस्तान की वो दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो इस तरीके से सही तरीका नहीं है। तो अगर बात करें कंफ्यूजन ओवर एसआरओ के जो कि यहां पर लिस्ट तैयार करने की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान सीरियस नजर नहीं आता है कई बार, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में भी जो यहां पर टेररिस्ट है उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगे हुए हैं। आज के डेट में वो ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वहां पर एक तरीके से वहां के दामाद हो, उस तरीके से उनकी सेवा पानी की जाती है। एक तरीके से बोला जाता है कि खाना पीना अच्छा मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है भैया, और क्या चाहिए। तो ये इस तरीके से जो नेम है टेररिस्ट का, तो वहां पर एक तरीके से पाकिस्तान फेल हो गया है डोमेस्टिक लिस्ट में उनको इंक्लूड करने में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहां पर अगर आप लोग देखेंगे कट्टरपंथी की जो चीजें इतनी चलती हैं वहां पर गवर्नमेंट को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं, तो ये कंडीशन वहां पर नजर आएगी। तो पाकिस्तान अगर रियलिटी में चाहता है कि उसके ऊपर सैंक्शन न लगे और चीजें जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टेप उठाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, एक तरीके से जिनको अपीजमेंट की पॉलिसी लेकर चल रहा है कि जो टेररिस्ट के सामने घुटने टिके रहता है, उससे यहां पर पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, और किस तरीके से सिचुएशन को यहां पर एक टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उससे बाहर निकालना है अपनी कंट्री को, वो सोचना पड़ेगा। और इसके लिए पाकिस्तान जो है उसको एक तरीके से प्रूफ दिखाने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पर, ये नहीं कि बस कागज पे काम कर रहे हैं, हमने इसमें लिस्ट में डाल दिया, इसको लिस्ट में से निकाल दिया और वहां पर जो है जिंदगी के मजे चल रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को ये चीजें भी यहां पर समझनी पड़ेगी। तो अगर पाकिस्तान कंप्लाई नहीं कर पाते, पाकिस्तान आज के डेट में ग्रे लिस्ट में है यहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो फिर इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ब्लैक लिस्ट में आज की डेट में FATF की कौन कौन सी कंट्री है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ब्लैक लिस्ट होती है जिसमें पाकिस्तान को डालने की बात की जा रही है, उसमें कौन कौन सी कंट्री है। एक कंट्री मैं बताता हूं, मेरी फेवरेट कंट्री है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है, एक वो कंट्री है। बाकी कंट्री आप लोग बताइए, इसके अलावा एक कंट्री है या फिर दो कंट्री है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर पहले आप लोग यहाँ पर मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये आज के डेट में हमारी कंट्री में ये वाला पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पहले एक पर्टिकुलर राज्य हुआ करता था, स्टेट, और पहली बार हमारी कंट्री की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को चेंज करके दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक को लद्दाख बोला गया, दूसरे को जम्मू एंड कश्मीर बोला गया। वरना पास्ट में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, जिनको बाद में चलकर राज्य बना दिया गया। पर पहली बार ऐसा हुआ राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये एक तरीके से स्टेटस को डिग्रेड करने वाली बात होगी। चलिए जो भी है, आर्टिकल 370 को चेंज किया गया और उसके चलते स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का हटाया गया और यहां पर आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसी के बारे में है, यहाँ पर कई सारे जो राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब इकट्ठा हो गई हैं और उनके द्वारा बोला गया कि हमको फिर से अपने राज्य का स्टेटस बैक चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक टर्म यूज की जा रही है यहाँ पर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसका नाम दिया गया है यहाँ पर गोपकर डिक्लेरेशन। तो गोपकर डिक्लेरेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग ये समझिए अभी चल क्या रहा है। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को खोखला कर दिया गया, यानी कि आर्टिकल 370 को चेंज कर दिया गया। इसके अंदर कोई पावर नहीं रही और दो यूनियन टेरिटरी में एक राज्य को एक तरीके से चेंज कर दिया गया। तो ये जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली, इसके चलते यहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाना था, लेकिन प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि सारे पॉलिटिकल लीडर को उठाकर एक तरीके से नजरबंद कर दिया गया। कुछ को जेल में डाल दिया गया और कुछ को उन्हीं के घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
अब फिलहाल आराम आराम से कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो रही है। एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हैं कि किस्मत ने भी साथ दिया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लॉकडाउन लग गया तो एक तरीके सभी यहाँ पर एक तरीके से लॉकडाउन में आ गए, तो उस टाइम पर और भी चीजें जो हैं वो लंबे समय तक चल गई, वरना कंडीशन कुछ और हो सकती थी। यानी कि पहले तो उनको पकड़ा गया, फिर बाद में जो बीमारी ने पकड़ा दिया वो एक अलग कंडीशन यहाँ पर बन गई। तो 6 जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर में, वो एक साथ वर्क करने की बात कर रही है और बात कर रही है कि स्पेशल स्टेटस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर से रिस्टोर किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये देखते हैं ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ये इसके बारे में जानते हैं यहाँ पर गोपकर डिक्लेरेशन क्या है। गोपकर डिक्लेरेशन यहाँ पर जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी थी, ये अगस्त 4 2019 में गोपकर रेजिडेंस है यहाँ पर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है फारूक अब्दुल्ला का जो प्रेसिडेंट, इनके रेजिडेंस पे जाकर यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी मिली। और आर्टिकल 370 को जब चेंज करने की बात आई तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हो गई। इन्होंने बोला कि हम लोग को अपना स्पेशल स्टेटस वापस चाहिए, हम लोग इसको नहीं हटने देंगे यहाँ पर। और उसी स्पेशल स्टेटस को फिर से रिस्टोर करने की बात की जा रही है। इनकी आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस फिर से इनको वापस चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जहां पर ये जो बातें की गई, एक दिन पहले जब आर्टिकल 370 में चेंज किया गया तो इसको गोपकर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये गोपकर डिक्लेरेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 4 अगस्त 2019 में गोपकर डिक्लेरेशन आया रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो फिर से यहां पर इनको मिल सके। तो यहां पर एक तरीके से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है पहले के कंपेयर में। पर लेकिन कई सारे लीडर आज के डेट में भी जेल में पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर है यहां पर महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्ती आज के डेट में भी यहां पर जेल में, उसमें एक तरीके से हाउस अरेस्ट आप लोग बोल सकते हैं, डिटेंशन सेंटर में पड़ी हुई है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर जो है आज के डेट में छोड़ दिए गए हैं, पर लेकिन अब भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो हाउस अरेस्ट हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो आने वाले टाइम में यहां पर अभी देखिए नॉर्मल होती नजर आएंगी। पर लेकिन बेसिक जो गोल है यहां पर ये बात करें कि 4 अगस्त को जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस था वो उनको बैक चाहिए, तभी यहां पर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। सेंटर की जो कश्मीर स्ट्रेटजी रही है वो थोड़ी सी एक डिफरेंट तरीके की यहां पर रही है। यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे यहां पर सारे लीडर जो है उनको उठाकर आप लोग हाउस अरेस्ट करोगे या फिर जेल में डाल दोगे, तो नए लीडर यहां पर ग्राउंड लेवल पर निकल कर आएंगे। कुछ तो वो जो डिफेक्टर है इनके इन पॉलिटिकल पार्टी से टूट कर आए, जैसे कि पीडीपी हो गया, कुछ ऐसे हैं जो पंचायती लीडर थे वो आगे निकल कर आएंगे, इलेक्शन जीत कर आएंगे। पर लेकिन मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा कंप्लीटली इनको एक तरीके से बाइकआउट किया गया। और इसके चलते जो सोचा जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो आज के में प्रेजेंट लीडर हैं यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर में, उनको जेल में डाल दो तो नए लीडर यहां पर निकल कर आएंगे जनता के सामने, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यहां पर उभर कर सामने आ जाएगी ग्राउंड लेवल पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं यहां पर। यानी कि एक तरीके से सेंटर का ये जो मूव था ये फेल हो गया और आज के दिन में भी कोई ऐसा लीडर नहीं देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिसको बोल सको हाँ ये लीडर यहां पर सबकी सपोर्ट लेकर आगे चल रहा है। तो यानी कि यहां पर आज की डेट में भी सिचुएशन यथास्थिति बनी हुई है, जो लीडर जेल में थे वो छूट रहे हैं, वही आकर यहां पर जो मेन पॉलिटिक्स है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसको लीड करने वाले हैं। तो इसलिए सोचने के लिए मजबूर किया था सेंटर को कि सेंटर का जो मूव है वो कैसे पड़ने वाला है आगे चलकर। नेक्स्ट अगर बात करें सेवरल रीजंस के बारे में, सेंट्रल के बारे में, यहां पर ये फॉर्मेशन की जब बात करते हैं स्टेबिलिटी और इंडियन जो यूनियन के अंदर अगर आप लोग स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं तो यहां पर जिस तरीके से पावर शेयरिंग है वो आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी। जो अब तक यहां पर कई सारी प्रॉब्लम चल रही है उनको आप लोग करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 में जब चेंज किया गया उसका एक प्रोसीजर था। प्रोसीजर क्या था, पहले यहां पर जो असेंबली थी, जो इलेक्टेड लोग थे वो यहां पर बोलते कि हाँ भैया हम लोग को इसको चेंज करना है, उसके बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चीजें पहुंचती। पर लेकिन यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहां पर गवर्नर रूल लगाकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो यहां पर उसको चेंज किया गया, जो कि एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर आप लोग नहीं बोल सकते जिस तरीके से चेंज किया गया। तो इसके बारे में भी राइटर यही बोल रहे हैं कि यह तरीका सही नहीं था जिस तरीके से चेंज किया गया, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे अगर बोलते चेंज करने के लिए तो चीजें समझ में आती, उस तरीके से चेंज करना चाहिए था। तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीका फंडा यहां पर देखने को मिला। तो रिस्टोर करना है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को और स्टेटहुड को जम्मू एंड कश्मीर के अगर चाहते हो कि यहां पर नॉर्मल चीजें फिर से स्टार्ट हो जाए, तो देखते हैं कब तक यहां पर ये चीजें नॉर्मल हो पाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये था आर्टिकल। माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे आर्टिकल खत्म होने के बाद में तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर इसमें ये समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हो गया है, तो वो आप लोग जरूर लिखिए। तो जब भी उसको आगे आने वाली वीडियो में टाइम मिलेगा उसको हम लोग जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करें इजराइल, यूएई और इसी के साथ में यूएसए के बारे में। सबसे पहले जो पिक्चर में यहाँ पर 3 महान पर्सनैलिटी है इनके बारे में आप लोग देखिए। पहली पर्सनैलिटी जो है यहाँ पर ये है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरे पर्सनैलिटी को आप लोग जानते हैं, बताने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी पर्सनैलिटी है यहाँ पर, इनका नाम है मोहम्मद बिन जियाद अल नयान, ये यूएई के लीडर है, ठीक है। तो ये तीनों पर्सनैलिटी अभी यहाँ पर न्यूज में है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और तीनों कंट्री भी आप लोगों को पता होना चाहिए मैप में कहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो मैप है इसके नीचे। एक मिनट रुकिए, अभी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर, यहां पर आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यूएसए हो गया यहाँ पर, ये इंडिया हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर, ये देखिए ये वाला मैप यहाँ पर, ये हो गया यूएई, और ये हो गया यहाँ पर इजराइल। थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया यूएई और ये हो गया इजराइल, ठीक है। तो ये तीन कंट्री यहाँ पर अभी न्यूज में है, तो इनके बारे में जान लेते हैं आखिर हुआ क्या है, किस लिए यहाँ पर ये न्यूज में है। देखिए इजराइल जो है वो एक ऐसी कंट्री है, ज्यूस कंट्री है, जिसको कोई रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं था पास्ट में। तो इजराइल ने यहाँ पर काफी लंबे समय से जद्दोजहद लगाई कि हाँ उसको भी भैया एक कंट्री की तरीके से देखा जाए, तो इसके चलते बहुत सारे जद्दोजहद, बहुत सारे स्टेप इजराइल के द्वारा उठाए गए। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा इसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते हैं इजराइल को, तो यहाँ पर जान लीजिए पहले इजराइल नाम की कोई कंट्री नहीं थी 1948 से पहले, ये नई कंट्री बनी। इससे पहले पैलेस्तीन नाम की कंट्री हुआ करती थी, इसने यहाँ पर इसके अंदर घुसा और यहाँ पर इसको खत्म कर पैलेस्तीन को इजराइल ने अपना जो एरिया है वो सारा कैप्चर कर लिया, और आज के दिन में पैलेस्तीन का जो अस्तित्व है वो खत्म कर दिया। तो इनह्यूमन तरीके से माना जाता है इजराइल के द्वारा यहाँ पर लोगों को भगाया गया। बहुत सारे लोग इधर उधर जाकर रहे, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक तरीके से गरीब बुजुर्ग बहुत सारे लोग यहाँ पर जान गई, और बहुत सारे लोग आज के में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। रिफ्यूजी का मतलब होता है कि अपने एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में जाकर रहने लगना, लड़ाई की वजह से, या फिर क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी कि पानी भर गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो एरिया छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे, तो अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना, तो ये कंडीशन यहाँ पर बन गई। तो ये आसपास वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर आज के में भी रिफ्यूजी देखने को मिलते हैं, और पैलेस्तीन यहाँ पर एक तरीके से खत्म होता जा रहा है, और इजराइल यहाँ पर मेन कंट्री बनकर सामने आ रहा है। तो मैक्सिमम ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये माना जाता है कि इजराइल जो है वो गलत काम कर रहे हैं। यहां पर पैलेस्तीन के हिसाब से बेसिकली यहां पर कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो आज के डेट में बस जो यहां पर पैलेस्तीन है वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में सिमट कर रह गया है, और बाकी सारा इजराइल के अंडर में यहां पर ये एरिया आ चुका है। हमारी जो एम्बेसी है हमारी कंट्री की वो है तल अवीव में, बाकी यहां पर यूएसए की एम्बेसी है जेरूसलम में, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जेरूसलम जो है वो इजराइल की कैपिटल है, जबकि डिस्प्यूटेड एरिया यानी कि लड़ाई का एरिया है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखेगा। अभी समझ लेते हैं क्या चल रहा है। यूएसए, इजराइल और यूएई तीनों के द्वारा मिलकर यहां पर अपना एक दूसरे के साथ में एक तरीके से यूएसए यहां पर मीडिएटर का काम कर रहा है, बिचौलिया का काम कर रहा है, और इजराइल और यूएई के रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और यूएई के रिलेशन अगर अच्छे हो जाते हैं तो यहां पर इजराइल और यूएई के रिलेशन अच्छे होते हैं, यहां पर जो अरब कंट्रीज हैं यानी कि जो हमेशा से इजराइल से चिढ़ती थी वो उसके साथ में मिलकर काम करेगी, और फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इजराइल के लिए हिस्टोरिकल मोमेंट है अगर चीजें ऐसे आगे बढ़ पाती हैं। इजराइल जो है यहां पर वो एक तरीके से एक टाइम पर कोई कंट्री नहीं हुआ करता था वेस्ट एशिया के अंदर में, पर लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया गया आराम आराम से। और आज के डेट में आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी यहां पर पैलेस्तीन को भूलकर लोग सब इजराइल के ऊपर फोकस देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ताकतवर इंसान के साथ में हर एक इंसान रहना पसंद करता है। तो इजराइल ताकतवर है, पैलेस्तीन जो है यहाँ पर एक तरीके से जैसे तैसे उसकी जान बची हुई है, तो यहाँ पर काम चल रहा है, तो इसलिए सब इजराइल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। इजिप्ट के द्वारा 1979 में यहाँ पर ऑलरेडी इसके साथ में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए गए थे। जॉर्डन के द्वारा 1994 में यहां पर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ये स्टैब्लिश कर लिए गए। अब थर्ड कंट्री बन गई यहां पर यूएई इस पर्टिकुलर रीजन में, जो कि चिड़ा करते थे इससे जो अरब कंट्रीज हैं, तो थर्ड कंट्री बन गई यहां पर यूएई, जो इसके साथ में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है यहां पर इस तरीके से, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का एक हिस्टोरिक डे यहां पर बोला गया, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया जॉइंट स्टेटमेंट कि यूएई और इजराइल जो है वो मिलकर काम करेंगे, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला इसको हिस्टोरिक डे। और कहीं ना कहीं देखिए एक आप लोग बोलते हैं ओल्ड जो थिएटर हुआ करते थे, ओल्ड एक तरीके से स्टोरी हुआ करती थी कि अगर किसी के साथ में आप लोग शांति चाहते हैं और बॉर्डर को लेकर लड़ाई हो रखी है तो आप लोग उसको वो एरिया दे दीजिए तभी शांति होगी। पर लेकिन इजराइल के जो फिलहाल प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने वो स्टोरी जो है वो झूठी साबित कर दी यहां पर कि अपनी ताकत के बेस पे भी आप लोग यहां पर शांति बैठा सकते हो, यानी कि किसी को अपनी जमीन देने की जरूरत नहीं है, जो जमीन है वो तुम्हारे पास ही रहेगी। सामने वाले को इतना खौफ में डाल दो कि सामने वाले को ये लगने लगेगी जो अगर तुमने अभी शांति स्टेब्लिश नहीं की तो हो सकता है कि जो ऑलरेडी बचा हुआ एरिया है वो भी तुम्हारा जाता रहे। तो ये कंडीशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से जो सडन जो डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसने सरप्राइज कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड को कि अरब कंट्री कैसे रिकॉग्नाइज कर रही है इजराइल को। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा यहां पर एक तरीके से बैकग्राउंड पिक्चर आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में फेल हो गए शांति बनाए रखने में। डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के साथ
साथ में शांति नहीं बना पाए, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ में यहां पर शांति नहीं बना पाए, डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए, तो कम से कम इलेक्शन में कोई तो मुद्दा होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के पास में बोलने के लिए कि हाँ भैया ये काम मैंने अच्छा कर दिया है। तो उसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रात दिन लगे रहे और यहां पर इजराइल और यूएई जो है वो साथ में आ गए। तो फायदा यहां पर इनडायरेक्ट वे में तो यहां पर देखिए जो है बेसिकली इजराइल को काफी होने वाला है, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए कंट्री, और यूएसए को फायदा होगा इलेक्शन में, और यूएई को भी यहां पर अच्छे रिलेशन यहां पर इजराइल के साथ में देखने को मिलेंगे। तो सबके साथ में फायदा, और सबके साथ में फायदा हो चाहे ना हो, हमारी कंट्री के लिए काफी फायदा है, क्योंकि हमको बैलेंस बनाना पड़ता है यहां पर इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, और यूएई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है अरब कंट्रीज में। तो अगर इजराइल के यूएई के साथ में अच्छे रिलेशन हो जाते हैं तो हमारे लिए और नॉर्मल रहेगा, और ज्यादा हम लोग को इनके ऊपर एक तरीके से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा रिलेशन को मेंटेन रखने में। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से अच्छा है ये, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी के बारे में, तो एक सडन मूव आप लोग बोल सकते हैं। पैलेस्तीन का जो इशू है वो एक तरीके से नॉन इशू होता जा रहा है, यानी कि पैलेस्तीन जो कि एक तरीके से खत्म होती जा रही है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो राइटर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इजिप्ट के द्वारा जब यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया यहां पर पैलेस्तीन को, या फिर दूसरी कंट्री के द्वारा जॉर्डन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, इजिप्ट के द्वारा यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया 1979 में, जॉर्डन के द्वारा 1994 में, इन्होंने भी पैलेस्तीन को काउंट नहीं किया था उस टाइम पर भी। यानी कि पैलेस्तीन तो बस ऐसा हो गया, नाम के लिए रह गया पैलेस्तीन, आज की डेट में वो भी उसके ऊपर फोकस देने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर जो राइटर ये बोल रहे हैं जब सारी कंट्री ऐसे ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर सेट करती जाएगी इजराइल के साथ में, तो फिर यहां पर पैलेस्तीन का कोई मुद्दा डिस्कस करने के लिए नहीं रह जाएगा, और पैलेस्तीन वैसे ही खत्म होता चला जाएगा। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। यहां पर इनका नाम था अराफत, और यहां पर यसीर अराफत था इनका पूरा नाम अगर देखा जाए। तो इनके द्वारा जो एक तरीके से पैलेस्तीन नेशनल मूवमेंट चलाया गया था पैलेस्तीन को फिर से एक सही कंट्री बनाने के लिए, तो 2004 के लगभग में मुझे लगता है इनकी शायद 2004 में इनकी डेथ हो गई, अब ये आज के डेट में नहीं है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर कोई अराफत नहीं आने वाले हैं अब यहां पर पैलेस्तीन को बचाने के लिए, क्योंकि पैलेस्तीन इस तरीके की कंडीशन में आ चुके हैं। तो एक मूवमेंट यहां पर चलना चाहिए पैलेस्तीन को बचाने के लिए, पर पैलेस्तीन को कोई नहीं बचा रहा है, इवन उनके खुद के पड़ोसी देश जो हैं वो उससे मुंह फेर रहे हैं। तो ये बातें यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कहीं पर भी कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग इस आर्टिकल को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा था, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर ये बात कर रहा है टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या चैलेंज है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए जो जनता है ना वो टैक्स पे करने से शर्माती है थोड़ी सी, ठीक है, टैक्स पे नहीं करती है, टैक्स को छिपाती है, मैक्सिमम लोग आप लोग ऐसा देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल कोविड-19 के चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो गई है कि एक तरीके से टैक्स जो मिलना चाहिए वो वाला टैक्स यहां पर नहीं मिल पा रहा है बेसिकली गवर्नमेंट को, और कोविड-19 के चलते तो और भी ज्यादा कमी यहां पर आने वाली है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है टैक्स कलेक्शन के बारे में। तो टैक्स कलेक्शन जो है यानी कि जो टैक्स यहां पर गवर्नमेंट के पास में जाने वाला है, नॉर्मल सी बात है डिक्लाइन करने वाला है। लोगों का जो नेशनल इनकम है, लोगों की जो इनकम है वो कम हो गई है। जिनको 50,000 रुपए मिल रहे थे उनको 20 या 25,000 रुपए मिल रहे हैं। इसी के साथ में बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जॉब चली गई है, तो एक तरीके से इनकम टैक्स भी जो है वो काफी कम यहां पर पड़ने वाला है। तो पेंडेमिक के चलते यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट के पास में काफी कम पैसा आने वाला है, तो गवर्नमेंट को खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है आज के डेट में चीजों को थामने के लिए, संभालने के लिए, हेल्थ सिस्टम को, और किसी के साथ में और दूसरा जो एरिया हो गया लोगों को जिंदा रखने के लिए खाना वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, बहुत सारी और स्कीम चलानी पड़ रही है। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है अगर एक्सपेंडिचर को कट नहीं किया गया। यानी कहने का मतलब ये है आमदनी अठन्नी और खर्च रुपये वाली बात हो गई है। तो अगर खर्च भी अठन्नी नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ने वाला है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक तरीके से अगर एक्सपेंडिचर के बारे में आप लोग बात करें, वो अगर यहाँ पर कट नहीं किया गया तो काफी बड़ा डेफिसिट बढ़ने वाला है, और एक न्यू हाइट मिलने वाली है यहाँ पर 2020-21 के अंदर में, जो कि अब तक नहीं देखने को मिला था। तो वो कंडीशन यहाँ पर देने वाली है। तो फिर भी बोला गया कि यहाँ पर नो ऑप्शन बट ट्राई और कलेक्ट मोर टैक्स। यानी कि राइटर जो है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आप आज के में हमारी कंट्री में आप लोग एक ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि टैक्स जो है, जो यहाँ पर टैक्स जो एक तरीके से जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनसे आप लोग टैक्स पे करो। जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना कि गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है टैक्स पेयर को, तो वो चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो टैक्स कलेक्शन एक अच्छा मीडियम आप लोगों का हो सकता है। यहाँ पर बोला गया है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा भी बोला गया था कि 15 मिलियन जो लोग हैं हमारी कंट्री में
टैक्स पे करते हैं, जबकि पॉपुलेशन जो है वो 1.35 बिलियन है, यानी कि मिलियंस में टैक्स पे किया जा रहा है और बिलियंस में पॉपुलेशन है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं, यानी कि कितने सारे लोग हैं हमारी कंट्री में और ओनली यहां पर 15 मिलियन लोग जो हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा टैक्स जो है वो और लो होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के हाथ में जॉब नहीं है। जब जॉब नहीं है तो लोग टैक्स कहां से पे करेंगे? तो इसके चलते शार्पली डिक्रीज करने वाला है कोविड-19 के इंपैक्ट की वजह से और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो टैक्स जो है बहुत कम अब की बार गवर्नमेंट के पास में आने वाला है। तो गवर्नमेंट को यहां पर ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ यहां पर देखना पड़ेगा। अगर टैक्स के बारे में बात करें तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है। टैक्स के बारे में अगर बात करें यहां पर नंबर ऑफ टैक्स जो फिलर है यहां पर ये ठीक है, ये तो इंक्रीज हुए हैं वैसे भी अगर देखा जाए, पर लेकिन टैक्स जो पे है वो यहां पर ड्रॉप हुआ है, यानी कि लोग जो है टैक्स पे करने वाले ज्यादा हो गए हैं पर लेकिन पैसा कम इकट्ठा हो रहा है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कोविड-19 से पहले जो हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा स्टेप उठाए गए, टैक्स कंसेशन दिया गया, टैक्स में छूट दी गई बजट के अंदर में। तो यहां पर क्या कंडीशन बनी कि 5 लाख तक के जो लोग हैं यहां पर 5 लाख तक की इनकम कमाने वाले, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है, इससे ऊपर टैक्स स्टार्ट हो गए यहां पर। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो टैक्स का जो रेट है वो एक तरीके से पहले जो था यहां पर आप लोगों को 5 लाख से नीचे भी टैक्स देना था, अब 5 लाख तक का कोई टैक्स आप लोगों को नहीं फिल करना है। तो ये सोचने के लिए यहां पर मजबूर करता है कि पैसा फिर आएगा तो आएगा कहां से। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग लिस्ट के बारे में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम में। सेंट्रल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। तो सेंटर का जो टैक्स है हमारी कंट्री में आज के डेट में, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में आप लोग बात करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उसको आप लोग जीडीपी बोलते हैं। तो उस जीडीपी के साथ में जो टैक्स का जो रेशियो है, यानी कि जो टैक्स में से जो हमारी जीडीपी निकल कर आ रही है, अगर 100 रुपए यहां पर टैक्स में हमारी जीडीपी के हैं, 100 रुपए की जीडीपी है हमारी, तो 10 रुपए यहां पर टैक्स में से निकल कर आ रहे हैं। दूसरी कंट्री में यहां पर ये लगभग 30 से 40% तक भी होता है अगर दूसरी कंट्री में आप लोग जाओगे, पर हमारी कंट्री में ओनली 10% हमारी जीडीपी का टैक्स से आता है। जिसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करें तो किससे ज्यादा आता है यहां पर? तो जो डायरेक्ट टैक्स है यहां पर ये 5.8 से आता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहां पर ये कितना आता है? ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 4.69, यानी कि ज्यादा चेंज नहीं हुआ है 2005 से लेके 2019-20 तक। अगर आप लोग बात करें तो ये लगभग ऐसा ही पैटर्न चलता हुआ नजर आ रहा है। और जो डायरेक्ट टैक्स जो हमको ज्यादा देखने को मिलता था यहां पर इनकम टैक्स की वजह से, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें यहां पर वो सारी चीजें काफी कम होने वाली है, क्योंकि लोगों की जॉब जा चुकी है और लोगों के हाथ में मनी नहीं है। तो यहां पर जो है काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है और ये ऐसा का ऐसा ही चला हुआ है। तो इसको बढ़ाने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। तो आज की डेट में अगर आप लोग देखें हमारी कंट्री में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो काफी कम है, जिसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें 10% इंडियन हमारी कंट्री में 55% नेशनल इनकम रखते हैं, यानी कि 55% जो हमारी कंट्री का पैसा है ना सारा, अगर हमारी कंट्री का जो 55% पैसा है, यानी कि अगर हमारी कंट्री में पूरे 100 रुपए हैं तो 55 रुपए जो है ओनली वो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर जो 10% पॉपुलेशन है उसके पास में है, और बाकी 90% जो पॉपुलेशन बच गई उसके पास में 45% आप लोगों को यहां पर पैसा देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक तरीके से ओड तरीके का आप लोग कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है और मैक्सिमम लोग ऐसे जिनके पास में ज्यादा पैसा नहीं है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है अगर ऑनेस्टली ये 10% जो इंडियन है ये भी अपना टैक्स पे करना स्टार्ट कर दे ढंग से, तो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़कर 18% यहां पर हो जाएगा। पर लेकिन ये जो 10% है वो भी ढंग से पैसा पे नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें कलेक्शन के बारे में, अदर टैक्सेस के बारे में, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, ये भी मोर देन 20% आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा अगर जेन्युइन तरीके से चीजें देखने को मिले। 55% जो है यहां पर हमारी कंट्री में ब्लैक जो इनकम है वो आप लोग जनरेशन देख सकते हैं, जिसकी वजह से जिनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं जाता है, यानी कि टैक्स चोरी आप लोग बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो हमारी कंट्री में टैक्स जो व्हाइट टैक्स है वो तो पे किया ही नहीं जाता है, यानी कि एक तरीके से व्हाइट इनकम पर टैक्स पे नहीं किया जाता है। इवन ब्लैक मनी तो दूर छोड़ दीजिए आप लोग, यानी कि जो लोग ढंग से पैसा कमा रहे हैं वो भी टैक्स पे आज के डेट में नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट खर्च कैसे करेगी? तो यहां पर गवर्नमेंट को भी थोड़े से स्टेप उठाने चाहिए ताकि जनता को थोड़ी सहूलियत रहे, और खासकर जो टैक्स चोरी करने वाले हैं उनके ऊपर एक रस्सा कसना चाहिए ताकि सिचुएशन जो है उसको थोड़ी सी कंट्रोल कर सकें। तो दोनों ही तरीके से काम करना पड़ेगा, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी।
होगी। तो ये पैटर्न आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको लेकर चलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो सकती है। तो ये चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा। तो अपना अगर आप लोग पैसा कमाते हैं अच्छा खासा तो टैक्स पे जरूर कीजिए, ये कंट्री की एक तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएगा और कंट्री की सिचुएशन को सुधारेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ओके, तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, तभी लेक्चर को लाइक और डिसलाइक करना है, पसंद आता है फिर नहीं पसंद आता है, ताकि इसको इंप्रूव किया सके। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है उसके बारे में जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाले टाइम में उसको कवर किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।